नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं राजनीतिक और सामाजिक चर्चा करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति राजेंद्र सिंह यादव जी और सामाजिक और बहुजन पत्रकार एंड प्रत्येक मुद्दों पर बिहार और देश की राजनीति को लोकतंत्रात्मक और संविधानात्मक रूप से देखने वाले शैलेश कुमार जी। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में बिहार में जो चुनाव संपन्न हुआ है उस चुनाव में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है लोकतंत्र के ऊपर और बिहार और भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर। तो क्या 2025 चुनाव बिहार में जो हुई है इसके बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या सुरक्षित है, या जिस व्यवस्था के तहत यह चुनाव किया गया है क्या यह जो चुनाव है लोकतंत्र को धक्का दिया या लोकतंत्र को मजबूती दिया। तो आइए हम इन्हीं मुद्दों पर लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे कि सर बताइए आप कि क्या इस बार का जो बिहार का चुनाव हुआ है उसके बारे में आपकी नज़रिया क्या है लोकतंत्रात्मक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जटिल और इतना कठिन सवाल और बहुत ही आवश्यक सवाल था इस देश के लिए, क्योंकि भारत का लोकतंत्र, भारत की आज़ादी, भारत का संविधान, ये देशवासी 140 करोड़ लोगों का अमानत है। लेकिन एक ऐसा तूफान 2014 के बाद आता है, धीरे धीरे लोकतंत्र को दीमक की तरह कमजोर नोचा जा रहा है। नोचने का प्रमाण भी मैं आपको देना चाहता हूँ। नोचने का प्रमाण मैं महाराष्ट्र से देना चाहूँगा, जहाँ इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार जिसका अपना अलायंस था। ऐसा नहीं है कि अभी जो नीतीश कुमार जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ आपने उसको भी देखा, तो ये तो गधा और घोड़ा की मेल वाली बात हो गई और इनका कोई अलायंस था नहीं। जो गठबंधन महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का अलायंस था, इंडिया गठबंधन था, बड़े स्तर पे वहां की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करते हुए जो भ्रष्टाचार के आकंठ में वहां के राजनेता जो डूबे थे, जिसका नब्ज टटोला और पकड़ा भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने, 13 दिन के अंदर लोकतंत्र का बुनियाद को जमीन से उखाड़ दिया और डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा दिया। और इतना ही नहीं, बाला साहब ठाकरे को वर्षों से, सदियों से, वर्षों से मैं नहीं कह रहा हूं, कई सदियों से, जिसे हिंदू हृदय सम्राट, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 साल तक अलायंस किया है, सरकार में रही बीजेपी, उस पार्टी को भी नस्तानाबूद करने का काम किया, तोड़ने का काम किया। और हम तो आपको बताना चाहेंगे, असम से फूकन और महंत आपने देखा। और एक बड़ी खबर मैं देना चाहूँगा आपको, चूँकि आपके मीडिया के लोग, मनोज स्ट्रीम मीडिया में क्या लिखा है, क्या बताता है खबर, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जीता जागता एक उदाहरण आपको मैं पेश कर रहा हूँ कि आपने छोड़ दीजिए गुजरात को, गुजरात की छोटी घटना को, मेयर का चंडीगढ़ की घटना को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी ताकत जनता दल के विभाजन के बाद, बिजू पटनायक, बिजू दा जिंदा थे और उन्होंने एक नई पार्टी बनाया था जिसका नाम बीजू जनता दल। उड़ीसा के अंदर पहला अलायंस इनका हुआ और पहला अलायंस बीजू जनता दल के बाद होने के बाद में वहाँ सरकार में आई, कई वर्षों तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे। और मुख्यमंत्री होने का परिणाम है कि वो दीमक का चर्चा मैं आते आते आपको बोला था। मैंने कहा था दीमक, तो आपने पत्रकार साहब आप बोले कि चाटने वाली बात, तो हमको नहीं चाटा ही नहीं, चाटने में से तो लगता है 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल का समय लगता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 10 से 12 साल के अंदर बीजू जनता दल का वजूद खत्म हो गया
और आज बीजू जनता दल हाशिए पर है, यानी पूरी पूरी भस्मासुर का रोल को अदा किया। सवाल सर ये है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरी तरह से डेमोक्रेटिक ख़त्म करने के कगार पर है, संविधान ख़त्म करने के कगार पर है। दूसरी तरफ वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के आगे माथा टेकते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ है वही संविधान है, संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, डेमोक्रेटिक को कोई ख़त्म करेगा तो सबसे पहले हम आगे आगे खड़ा करेंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, पत्रकार साहब मुझे बताइए, आप दशहरा में देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जी ईमानदारी से बोलिएगा। आपकी माता जी भी जाती होंगी, बिल्कुल, घर के लोग भी जाते होंगे। वो तो मेला तो वगैरह नहीं, तो आप दशहरा में जो जाते हैं वो किस उद्देश्य से जाते हैं? आप दशहरा में आप एक भीड़ को देखने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, या आप दुर्गा की पूजा करने जाते हैं? नहीं, वो तो हाँ हम लोग घूमने जाते हैं और पूजा पाठ तो वो एक अलग तो श्रद्धा कितना की बात श्रद्धा है आपको? दशहरा से कितना श्रद्धा है? नहीं, वो हमारी श्रद्धा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ। आपकी श्रद्धा हो सकती है और नहीं, लोगों की आपका श्रद्धा- कितना श्रद्धा है? हमारी श्रद्धा नहीं है। हम अगर आपकी श्रद्धा नहीं तो फिर क्यों जाते हैं? घूमने तो जाते हैं, भारतीय enjoy जनता करने पार्टी जाते की जो सच्चाई है कि भारत के संविधान से कोई प्रेम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को भारत के संविधान से कोई प्रेम नहीं है। जैसे दशहरा का तमाशा आप देखने जाते हैं, उसी तरह से संविधान का ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी कर रहे हैं ताकि देश के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, देश के संविधान मानने वाले लोग हैं, देश के बहुजन समाज जो लोग हैं, उनको लगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी नहीं है। लेकिन आपने तो देखा, अगर नमूना ही आपको देखना है तो सेंगोल का भी एक घटना आपके समाचार पर भी मैंने देखा था। आपने लिखा, बड़ा हमने नेशनल दस्तक पर भी इस पर बहुत लंबा चौड़ा बात किया था इस पे शंभू जी के साथ। और सेंगोल जो लगाया गया, सेंगोल पर पूरे देश में एक बड़ा बवाल देखने को मिला होगा, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो जरा सेंगोल के बारे में भी आप बताइए कि सेंगोल किस चीज का प्रतीक है? जो व्यक्ति बाबा साहब को मानेगा, जो व्यक्ति संविधान को मानेगा, जो आदमी लोकतंत्र को मानेगा, जो व्यक्ति सेकुलरिज्म को मानेगा, जो न्याय का मंदिर, इंसाफ का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, उस पार्लियामेंट में कोई सेंगोल लगाएगा? और वो सेंगोल लगाने के पीछे एक और बड़ी घटना मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जिस दिन सेंगोल लगाया गया, उस सेंगोल के बाद याद करा दिया, जजिया कर याद करा दिया, उस दिन इस देश में सती प्रथा को याद करा दिया, उस दिन आपको अस्तन टैक्स को दिखा दिया, अस्तन टैक्स जैसी घटना को सामने कर दिया। और तो और की मैं बात कह रहा हूं, जो आज इस देश में जो चकला घर चल रहे हैं, दासी प्रथा का भी एक बड़ा नमूना प्रधानमंत्री जी ने सामने खड़ा कर दिया। और वो दासी प्रथा के बारे में आप जानिए, कांची काम कठी के मंदिर जहां शंकराचार्य फन फैला करके बैठे हैं, जहां से इस देश का धर्म का, न्याय का, धर्म का पिटारा खुलता है, धर्म का जहां बहुत बड़ा मठ है, धर्म का बहुत बड़ा ऐलान जहां से होता है, और शंकराचार्य ही तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो वहां की घटना को भी पता कर लीजिए कि देवदासी व्यवस्था से ही इस देश में वेश्यालय और चकलाधर का शुरुआत हुआ। तो सेंगोल लगाने बने, 1 मिनट में मैं क्लियर कर रहा हूं, फाइनल कर रहा हूं, आप बोलिएगा। सेंगोल लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ सेंगोल ही नहीं लगाया पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल लगने के बाद में बाबा साहब की प्रतिमा को भी वहां से हटा दिया गया। ये मैं बोल रहा हूं तो आप पता लगाइए ये बात को, आप गूगल से भी देख सकते हैं अभी क्या भी, जिसका हम लोगों ने काफी प्रतिरोध किया था, विरोध किया था। लेकिन आप बताइए, उस न्याय के मंदिर में जो इस देश की वसुधैव में कुटुंबकम खतरे में पड़ा गया, जिस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया, जो भारत का प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष, हिंदू विशेष के लोगों को बुला करके और मंत्रोच्चार होता है, क्या बाबा साहब का सपना को या बाबा साहब को कभी भी जो आत्मा है उनको कभी शांति मिलती होगी? अगर बाबा साहब इसके पक्षधर है तो आप मुझे बताइए। इसलिए मैं बार बार बोला कि नरेंद्र मोदी जी को बाबा साहब से प्यार नहीं है, संविधान से प्यार नहीं है, जिसका नमूना आपके सामने में रखा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि संविधान से नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मोहब्बत नहीं है, उसको नहीं चाहते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, राजेंद्र यादव ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो मनुस्मृति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? ये भारत के लोगों का यह संकेत है कि वहीं फिर पुराने दौर में लौटा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे के माध्यम से संविधान को ख़त्म कर रहे हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है?
देखिए पत्रकार साहब, बड़ा बहुत ही गंभीर विषय को आपने एक बार फिर से टर्न कर दिया। आपको तो मालूम है कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसकी जगह जेल है, पर हमको उसकी परवाह नहीं है। हम नेल्सन मंडेला से तो बड़ा सजा नहीं हो सकता हमें। जी बिल्कुल। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मनुस्मृति की तरफ ये कैसे लेके जा रहे हैं। आप मुझे बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनका नाम पूरे देश में सुर्खियों में थे और खिलाड़ी बेटियां, ब्रिजभूषण सिंह के बारे में आप बात जी मैं ब्रिजभूषण जी का चर्चा कर रहा हूं। 2 महीना वो बेटियां इंसाफ मांगती रही जिनके साथ यौन शोषण हुआ, और इन्होंने बोला था कि बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे। दूसरी घटना में एक बात बता रहा हूं, जो देश का प्रधानमंत्री का आंख से पानी नहीं आया, देश का प्रधानमंत्री का पलक नहीं झपका, देश का प्रधानमंत्री कभी संवेदनशील नहीं हुआ उस मुद्दे पर, जहां 3 महीने तक बेटियों को निर्वस्त्र करके हत्या और बलात्कार ही नहीं, मानवता को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री एक दिन भी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री जी आपकी मन की बात क्या है, या मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। तो बेटियों से उनको कितना प्यार है और मनुस्मृति को कितना सम्मान करते हैं। और एक बाबा का भी बात कल तो आप ही ने सवाल किया था। अभी बाबा जिनके पैरों में झुकते हैं हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि आप मनुस्मृति की ओर देश जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति की ओर देश चल चुका है, अब रोकना है तो रोक लो। रामभद्राचार्य के बारे में आप जी कर रहे हैं। जी रामभद्राचार्य के बारे में बोल रहे हैं, और आपका ही सवाल था। जी तो रामभद्राचार्य जी ने इस देश में एक बेटियों के बारे में क्या बोला है, जिसका वर्ड का नाम है वाइफ। हाँ, वो तो माफी मांग लिए हैं। नहीं, माफी उनके मांगने से सोच, सवाल मैं वो नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने माफी मांगा है। माफी तो प्रधानमंत्री जी, अगर इस देश में सबसे ज्यादा अगर माफी मांगने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। कौन से हम 100 मुद्दा आपको गिनाएंगे जिस पर उन्होंने माफी मांगा है, चाहे वो जूता की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे विदेश में सैर करने की बात हो, या बहुत सारे बोले गए बात है जिसमें बैक फुट पर आकर के माफी मांगा है। तो क्या माफी मांगने से हम देश के लोग ये नहीं समझ पाएंगे या भूल पाएंगे कि आपके सोच में बदलाव हो गया है। मैंने मणिपुर की बात कहा, और हमने उनकी एक सांसद ब्रिजभूषण का चर्चा किया, और अभी जो रामभद्राचार्य बयान दिए, और रामभद्राचार्य की बयान भी अभी ताजा है। जो वाइफ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, पत्रकार साहब ही ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट जो होता है वो वाइफ का अभी फुल फॉर्म बताया है रामभद्राचार्य। बेशक ही ये बहुत ही घटिया बयान है, वो भी एक जो कह रहे हैं कि हम जगत गुरु हैं, उसको जगत गुरु कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से अनसंवैधानिक है। लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांग लिया। तो एक बात और भी बताते इस चैनल के माध्यम से पत्रकार साहब, कि जो अभी एक बहुत बड़ा चर्चे में बाबा हैं, जो उसका पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का पहल कर रहे हैं, नाम पता होगा? बागेश्वर के बारे में। तो बागेश्वर धाम ने महिलाओं के बारे में क्या बोला है, जरा वो भी बात आपको बताना चाहिए। जी बिल्कुल। और चूंकि आपने कहा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को आपने सर झुकाते देखा है कि नहीं उनके कदमों में? वो तो अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। तो लड़कियों के बारे में उन्होंने क्या बोला? हाँ, महिलाओं के बारे में क्या बोला? बोला जो महिलाएं जो महिलाएं सिंदूर और अगर मंगलसूत्र नहीं है तो समझो उस पर हाथ साफ कर लो, ये क्या है? ये खाली प्लॉट है। आप बताओ, ये सोच से क्या समझते हैं आप कि भारत का प्रधानमंत्री जो ऐसे आवारा, ऐसे अव्यवहारिक, ऐसे बेविचारी लोग जो इस देश में धर्म का धंधा चलाता हो और प्रधानमंत्री उनके कदमों में झुकता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इस प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री नाम उनका नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का अस्मिता, देश का अस्मिता और 140 करोड़ लोगों की ताकत। राजेंद्र यादव जी, आप तो इनकी मतलब है धीरेन्द्र शास्त्री की जो बेटियों के बारे में खाली प्लॉट, वाइफ का जो इन्होंने व्याख्या किया रामभद्राचार्य जी, ये तो इनकी सोच को छोड़िए, बहुत ऐसे साधु संत जो हैं वो महिलाओं के साथ कुकृत्य में जेल में बंद हैं। तो सोच नहीं, कृत्य भी इनका गंदा है। देखिए, बाबा साहब ने एक बात कहा था कि अगर संविधान और कानून कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन अगर उसको चलाने वाला अच्छा नहीं है तो उससे समाज का भला नहीं हो सकता है। सवाल यह है कि जो कुकृत्य करने वाले
जो लोग हैं, क्योंकि हम आपके प्रश्न का देखिए ठोस जवाब मैं दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में। जो बाबा अगर यहां संविधान चलाने वाला, कानून चलाने वाला, कानून की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर नजर पैनी नजर रखता और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चलती, जैसे आपने सुना होगा कि शंकराचार्य का भी एक जो खुलासा हुआ था शंकराचार्य मंदिर से, और उसमें टॉयलेट के रास्ता में पुलिस ने, मैं बोल रहा हूं, मैं मीडिया पर बोल रहा हूं, यानी पेट्रोल, यानी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हुआ था और सारे मर्डर और जो मिला गया, जो अभी खबर है, मैं चैलेंज करता हूं उस खबर को, अभी भी हम बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, हजारों कंडोम, कई बेटियों का आरोप। और आपने ये भी देखा होगा एक नाम छोड़ते हुए क्यों जा रहे हैं, जब डांस करते थे, नाच करते थे आसाराम बापू, तो दर्जनों बार नहीं, वो तो पैरोल पे आए हैं ना। देखिए हमें मुद्दा पैरोल पर आए हैं कि वो जेल में है। सवाल मेरा ये है कि ये सारे लोग गलत काम करते हैं, सारे लोगों पर चार्ज लगा हुआ है, कितने तो आरोपी हैं, कितने पर आरोप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी संविधान में तो कार्रवाई करने का प्रावधान है। अगर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई ना करें तो ये संविधान को दोष थोड़ी दिया जा सकता मैं है। वहां नहीं कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि प्रधान गुनाह करने वाला अगर उन गुनहगारों को सजा कानून देती, सरकार देती, तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जो गुनाह को पर्दा डालने वाला है, गुनाह को रोकने वाला है, वही आदमी गुनहगार के साथ ही बना हुआ है, उनके पैरों में झुक रहा है। एक बार नहीं, एक आध 100 क्लिप आपको देंगे जो आप देखे होंगे कि आसाराम बापू के कदमों में प्रधानमंत्री जी झुक रहे हैं। चिंता वहां है, चिंता वहां है। जो एक चीज और आपने देखा होगा, पूरे भारत आपने देखा होगा, अभी हम डॉलर और रुपया को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको शायद मना होगा कि बैरन प्रधानमंत्री जी को अमेरिका से वापस आना पड़ा है। ये भी घटना सबको मालूम है। भारत का रुपया और डॉलर छोड़ दीजिए, और पहलगांव के घटना के बाद जो पाकिस्तान पर एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि युद्ध विराम का घोषणा, ये बड़े गर्व नहीं, बड़ी दुख की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं करके कौन करते हैं? हाँ, वो तो ट्रम्प लगा था कि ट्रम्प जो है वो ट्रम्प तो बोलते आपको हैं कि कितना अच्छा लगा है, आप ही कि बोलिए इसके बारे में। ट्रम्प बोलते हैं कि भाई आप सीज फायर का करो और जो युद्ध है उसको रोको, तो उसके बाद जैसे ही ट्रम्प ट्वीट करते हैं, उसके बाद ट्वीट के बाद ही प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। ये तो आरोप लगा है, और खुद ये ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं हमने कहा तो युद्ध रोका गया। लेकिन भारत के जो मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया, वो इस प्रकार के बयान दी, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उनका एक ये भी तर्क है राजेंद्र जी कि नहीं, हम सब चीज़ शांति के लिए कर रहे थे, अगर हम शांति नहीं करेंगे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। ये भी उनका तर्क है प्रधानमंत्री जी का। यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो ये तर्क दे रहे हैं। जानना क्या चाहते हैं पत्रकार साहब, आप मुझे बताइए। पत्रकार साहब ने ये बोला, शैलेश जी ने कहा कि शांति का पैगाम देने के लिए, लेकिन सवाल है शांति का पैगाम देने की जिम्मेदारी तो भारत के गृह मंत्री जी के पास है, रक्षा मंत्री जी के पास है, और स्वतः प्रधानमंत्री जी हमेशा महीने महीने मन की बात करते हैं। तो कभी ये बातें नहीं किया उन्होंने तो सिर्फ यही बात किया कि हमने पाकिस्तान को फतेह कर दिया, और पुलवामा की सच को भी, जो घिनौना सच है, जो इस देश का एक ऐसा घटना जिससे भारत का ही नहीं विश्व का माथा झुका है, सतपाल मलिक आज दुनिया में नहीं रहे। सतपाल मलिक एक राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत राज्यपाल, जो खुलासा किया है। तो आपने प्रश्न जो पहला हमें आते आते आप अपने चैनल पे जो प्रश्न किया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, भारत का संविधान सुरक्षित है कि नहीं है, तो मैं तो जरूर, मैं दावे से मैं बात कहना चाहूँगा आपसे कि न भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, न ये देश सुरक्षित है, न ये समाज सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न माइनॉरिटी सुरक्षित है। इस देश का जो जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो आज भी मैं 90% के लोगों को मैं कहूँगा ये 90% का अस्मिता खतरे में है, क्योंकि ये जो स्थिति से देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, न लोकतंत्र बचेगा न देश बचेगा। और उन्होंने इशारा कर दिया है
इशारा कर दिया पत्रकार साहब, हम नहीं जाएंगे, एसआईआर की बात करेंगे, हम नहीं चुनाव आयोग की बात करेंगे। क्योंकि अभी पत्रकार साहब ने अभी जो प्रश्न किया है, हम दोनों से बातें जो हो रही है और हम आपस में जो चर्चा कर रहे हैं वो ठीक है, सीधे सीधे डेमोक्रेसी का है। लेकिन क्या आप चीन ले जाना चाहते हैं क्या इस भारत को? वन पार्टी की ओर लेके जाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं? चीन के डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं? यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं जिस धरती से बोल रहा हूं, ये जगदेव प्रसाद की धरती है, जहां सीने में गोलियां खाया है। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की 74 की भूमि है, जहां लालू जैसा सूरवीर पैदा लेता है जो फिरका परस्ती से समझौता नहीं करता है, नहीं करेगा। राजेंद्र जी, सारी बात से मैं सहमत हूँ, आपने जो चीज़ बात रखा इस पे मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कंक्लूज़न क्या है? क्या ये जो देश है, बिहार हो या भारत हो, नरेंद्र मोदी के हाथों में बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, बातें ऐसी है कि अगर सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो मैं, देखिए, सॉल्यूशन का मैं ठिकाने के नहीं बैठा, और न पत्रकार साहब को ठीका है, ना आपको ठीका है। लेकिन ये देश को जवाबदारी है कि देश कैसे बचाया जाए। एक पंक्ति में उन्हीं की पंक्तियों को बोल रहा हूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी सत्ता के नशा में इतना पागल हो गए हैं, न वो चुनाव आयोग को रहने दे रहे हैं, न इस देश में जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, अगर मेरा स्टेटमेंट है तो मुझे फांसी दिलवा देना आप। लेकिन 5 सुप्रीम कोर्ट का जज दिल्ली के 7 तुगलक रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि देश का हालात इमरजेंसी से भी खराब है। और एक बात और याद करिए आप, नोटबंदी के समय कुछ ही दिन के बाद जब भारत का इकोनॉमी औंधे मुंह गिर गया और भारत में तबाही मची, जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी से जमीनें खरीदी जा रही थी और 3 स्टार से 5 स्टार का कार्यालय बनाया जा रहा था। और अभी तो मैंने बोला नहीं, इनका कच्चा चीठा खोला नहीं है कि इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, उसका भी मेरे पास सबूत है, और आरटीआई से भी मंगा सकते हैं आप, इसका ये कर सकते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज जो इस देश में कर रही है, जिस जगह पर हम लोग सॉल्यूशन पे गए थे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। राइट, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर आवाज़ नहीं रही, आपको खत्म करने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। देश में पिछड़ा, दलित, मुसलमान आपको खत्म करने के लिए काफ़ी है। जिसका ये देश है, ये देश, हम नहीं कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी पढ़ा जाए, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया से पढ़ने के बाद एक भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आर्य के बारे में जो कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको मंगवाइए आप, और वैधानिक पुस्तक है, और ये हमारे प्रेस, कोई अंबेडकरवादी प्रेस का किताब नहीं है। तो उस समय की भी ये चर्चा है कि जो ये जहां से आए हैं, क्योंकि उन्हें संविधान से इसलिए प्रेम नहीं है क्योंकि वो संविधान उनके रग में नहीं है, खून में नहीं है। बाबा साहब उनके रग में नहीं है, उनके खून में नहीं है। लेकिन हमें तो हमारे रग में, हमारे खून में उनका भी लहू दौड़ रहा है, जो इस देश में आज उपेक्षित चिकार रहे हैं, बदहोश मदहोश हो गए हैं, बदहोश की हालत में है, जो भीख मांग रहे हैं, इस जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। हाँ, विकास जी, तो एक मैंने पूरा नहीं किया आपको जी, बहुत जल्द ही देश में ये 2025 के चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों के अंदर ही एक बड़ी ज्वालामुखी भड़कने वाला है। और वो ज्वालामुखी भले ही, एक पंक्ति में फिर से दोहरा रहा हूं, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा, तो ये भूलिए मत। और वो पंक्ति भी जयप्रकाश नारायण का भी याद करा रहा हूं, जो कभी कांग्रेस के ज़माने में, ये जो इन मौसेरे भाई हैं, आज भी मैं बोलता हूं दोनों मौसेरे भाई हैं, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना, जयप्रकाश नारायण ने कहा था, और छात्रों को भी कहा था
कि छात्र लोगों तुम्हें आओ इस लड़ाई में। छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश बाबू मुझे पढ़ाई करनी है। मजदूरों को कहा कि तुम आओ। मजदूरों ने कहा कि मैं कुआं खोद कर पानी पीता हूँ, मैं कैसे आपके संघर्ष में खड़ा हो सकता हूँ, मेरे घर में चिराग बंद हो जाएंगे, मेरे घर में चूल्हे बंद हो जाएंगे। जयप्रकाश बाबू ने कहा चाहे कितने कमाई कर लो और कितने भी पढ़ाई कर लो, कमाई के साथ लड़ाई नहीं और पढ़ाई के साथ लड़ाई नहीं, तब तक तुम्हारी कोई भी कार्य है ये सार्थक नहीं हो सकता है। तो अब हमारी कदम उस ओर बढ़ेगा। हमारे साहित्यकार, बहुजन साहित्यकार, बहुजन पत्रकार, बहुजन जनमानस, बहुजन माने बहुत सारे जन, जिनके अंदर ज्वालामुखी है, जिस दिन फट गया उन्हें इनकी अपनी लटकुटी कमरिया लेकर के इनको जाना पड़ेगा, अपने बाप के देश में जाना पड़ेगा, ये बच नहीं पाएंगे। चलिए विकास जी, ये सीधे सीधे जन आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस दिन युवाओं को लगेगा कि नहीं हमें आंदोलन करना चाहिए, इस देश को बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए, उस दिन स्वतः जो आंदोलन है, जैसे आपने देखा कि नेपाल में न हुआ, नेपाल में किस प्रकार से हुआ, हाँ, फिर उसके बाद में जो है वो श्रीलंका में किस प्रकार से हुआ। तो जिस दिन युवा के अंदर ये भाव जगेगा उस दिन उस प्रकार का हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपकी इस पर मत जो है वो कुछ और अलग है? कंक्लूड करिए आप। देखिए शैलेश जी, मैं आप दोनों की बातों को बिल्कुल बखूबी से मैं सुनने और समझने की कोशिश किया। ये वर्तमान में बिल्कुल कई पहलू ऐसे हैं जिससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा है, और वह खतरा मतलब ये लगातार चुनाव, 3-3 चुनाव होता है और 3-3 बार प्रधानमंत्री जी पद पर मजबूती से अगर बैठ रहे हैं। इस बार कुछ उनको अपनी सीट में से डैमेज होने का मौका मिला, मतलब हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब अन्य जो क्षेत्रीय चुनाव, राज्य स्तर पर जो चुनाव हो रहा है उसके हिसाब से यह अगर देखा जाए तो वर्तमान में चीज़ें कुछ विशेष बदलती नहीं दिख रही है। लेकिन जब कहा गया है कि मतलब जब चिंगारी भड़कती है तो वह चिंगारी जब वो विकराल रूप लेता है, जैसा राजेंद्र यादव जी ने कहा है, तो अगर वह, लेकिन वह देखना है वह चिंगारी कब जो जयप्रकाश के रूप में भड़कता है, वो कब वो चिंगारी लालू यादव के रूप में भड़कता है, कब वो चिंगारी अंबेडकर और कांसीराम जी के साहब के रूप में भड़कता है, वो तो इंतजार करना होगा। क्योंकि जब तक लोकतंत्र के प्रहरी अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर पूरी एकदम अपनी जान को बाजी लगाने के लिए जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यह लोकतंत्र बचने वाला है। क्योंकि लोकतंत्र को अब डिजिटल तंत्र के माध्यम से संभाला जा रहा है, तो डिजिटल तंत्र और वो लोकतंत्र जो सड़क हम लोग बोलते हैं, आज तो लड़ाई ट्विटर पर लड़ी जाती है, वह जीत जाता है, और रोड की लड़ाई आज हार रही है। तो ऐसी जब देश में इस तरह की परिस्थितियां जब बन रही है, तो वैसी परिस्थितियों में लोकतंत्र के प्रहरी और राजेंद्र यादव जैसे लोग यदि चिंता कर रहे हैं, लेकिन अकेला चना क्या कर सकता है, लेकिन बदलाव होगा। कहा जाता है कि 2 व्यक्ति जब बैठ कर के देश में बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है, तो यहाँ तो बहुत लोग चिंतित हैं। तो मुझे यही लगता है आप लोगों की बातचीतों से कि मतलब यह जो आग है और यह जो चर्चा है लगभग जनमानस में है, लेकिन वह जनमानस कब उठ करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से आए, आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन देखा जाएगा कि वह कब मतलब आंदोलन कुचक्र की राह में न जाए और मजबूती से उसको रक्षा करने के लिए आए। तो बाकी मतलब यही चीज़ें मुझे लगता है, और मैं अब चाहूँगा कि यह वीडियो को मतलब समाप्त किया जाए, और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आप अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि राजेंद्र यादव ने लोकतंत्र की खतरा के ऊपर कई ऐसे एग्जाम्पल दिया, जज, राज्यपाल और अन्य जो मतलब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के वरिष्ठम पद पर कार्य करने वाले लोगों ने मीडिया में आकर के स्पष्ट कहा कि समझो और लोकतंत्र खतरा में है। बाकी आपको यह बातचीत कैसी लगी कमेंट में तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमार यादव है, और ये शैलेश जी हैं जो लोकतंत्र खबर चलाते हैं, और राजेंद्र यादव जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार और देश की राजनीति पर अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।